हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम टॉपिक जो लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं और तीनों लॉ को फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के नाम से दिए हैं और तीनों को हम लोग वन बाय वन बड़े ही आराम से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट हम बात करते हैं। फर्स्ट लॉ को न्यूटन ने कैसे एक्सप्लेन किया था। देखिए, न्यूटन ने पहले लॉ को स्टेटमेंट ऐसे दिया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। अगर वो किसी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा जब तक कि उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ये स्टेटमेंट था। जैसे इसको हम लोग अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अनलेस, तब तक जब तक उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जब तक बॉडी पे कोई ना कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी क्या रहेगा, या तो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता रहेगा। अच्छा, ये बात अनबैलेंस का मतलब क्या है। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट पे अगर सेम फोर्स, जैसे कि मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स राइट में लग रहा है, तो इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर देखिए इसी ऑब्जेक्ट पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स राइट में लग रहा है और यहां पे 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ये कैसा फोर्स हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो न्यूटन ने क्या बोला कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में हमेशा नहीं रहेगा। अगर हम उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें मोशन आ जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन ने ये पहला लॉ दिया था, बहुत ही सिंपल लॉ था। सिर्फ और सिर्फ इसमें ये बात की गई थी कि कोई बॉडी हमेशा रेस्ट में नहीं रह सकता है, तब तक रहता है जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स, क्या बोलते हैं, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स क्या हो। अगर जीरो रहेगा तो रेस्ट में रहेगा। अगर नेट फोर्स क्या होगा, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, नेट फोर्स मतलब क्या, टोटल फोर्स। अगर टोटल फोर्स जीरो नहीं है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रेस्ट में न रहकर क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो न्यूटन का यह पहला लॉ था। आपसे पूछा जाता है न्यूटन का जो पहला लॉ है वो क्या करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स। और न्यूटन का जो पहला लॉ है और क्या, किसको डिफाइन करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन इनर्शिया। तो बात करते हैं, तो न्यूटन का जो पहला लॉ है वो क्या करता है, फोर्स को डिफाइन करता है और इनर्शिया को डिफाइन करता है। आई थिंक पहला लॉ आप लोगों को समझ में आ गया। ये बिल्कुल किसके जैसा मिलता जुलता है, इनर्शिया के जैसा था, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या था, जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जिसका नाम है न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या है जी, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या बताने की कोशिश की गई है, जब किसी बॉडी पे एफ नेट फोर्स क्या होगा, जीरो नहीं होगा। मतलब क्या है, बॉडी पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तब क्या होगा, उस समय कुछ ना कुछ बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इसी एक्सेलरेशन को हम लोग कहां पढ़ते हैं जी, कौन से लॉ में, सेकेंड लॉ में। फर्स्ट जगह पे क्या लिख दूं मैं, सेकेंड लॉ, न्यूटन का कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ। देखिए, इसकी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो न्यूटन ने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। देखिए क्या बोला,
अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड नेट फोर्स। क्या होता है जी, केवल फोर्स नहीं, नेट फोर्स। तो देखिए क्या होता है इसको, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई नेट फोर्स लग रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा, उसपे एक्सेलरेशन आएगा। तो जब एक्सेलरेशन आएगा मतलब क्या आएगा, उसके मोमेंटम में चेंजिंग आएगी। तो न्यूटन ने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज, डीपी, डीपी को क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। और इसी को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के। किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के। फिर क्या करेंगे हम, अब हम इसको, इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी, ये चीज लिख देंगे। और हम क्या जानते हैं, जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोल दिए, के। और यहाँ पे क्या है, डीपी बाई डी। ठीक है, और ये पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहां से F इक्वल टू क्या आता है, K, और D बाई डी टी। देखिए ये जो D बाई डी टी वर्ड है ना, इसको हम लोग बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के कैलकुलस वाले पार्ट में सिखाते हैं, वहां पे इस चीज को सिखाया जाता है। P इक्वल टू क्या होगा जी, mv। अब देखिए m क्या होता है जी, मास क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसको क्या कर देंगे, बाहर ले लेंगे, बाहर लेंगे। ठीक है, तो यहां से बाहर जब लेंगे P इक्वल टू mv, यहां मैं लिख देता हूं P इक्वल टू mv। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, F इक्वल्स टू K, और फिर D, यहां पे M आ जाएगा, और dv बाई dt। और देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये dv बाई dt है क्या, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, dv बाई dt जो होता है बेटा, ये होता है एक्सेलरेशन। इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, F इक्वल टू के एम, और dv बाई dt की जगह पे क्या लिख सकता हूं, a। अब देखिए इस k का वैल्यू जो है ना, ये F इक्वल टू k की वैल्यू हम क्या मानते हैं, 1। k इक्वल टू क्या होता है, 1 ले लेते हैं, तो 1 इंटू एम ए। और k का वैल्यू 1 क्या होता है, एस आई एंड सीजीएस यूनिट, दोनों के लिए k का वैल्यू क्या होता है, 1। इस तरीके से हमें F इक्वल टू क्या मिल गया, m इंटू ए। तो देखिए आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि फोर्स का वैल्यू क्या मिल गया जी, एम ए। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, नोट देकर, जो न्यूटन्स सेकेंड लॉ मेजर्स द फोर्स, क्या करता है, फोर्स को मेजर करता है, फोर्स को मेजर करता है। देखिए इसमें क्या है, न्यूटन ने क्या, पहले लॉ में उन्होंने फोर्स को डिफाइन किया, दूसरे लॉ में उन्होंने बोला कि जब नेट फोर्स क्या होगा, जब नेट फोर्स क्या हो, नेट फोर्स जब जीरो नहीं होगा, मतलब क्या है, किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। उसी एक्सेलरेशन को हम लोग कहां पढ़े थे, न्यूटन के सेकेंड लॉ में। और जब हम इस फोर्स, उनके स्टेटमेंट को जब डिराइव किया तो हमें क्या मिला, F इक्वल टू एम ए। मतलब फोर्स, किसी बॉडी के लगने वाले फोर्स को अगर मेजर करना हो तो हमको अगर मास पता हो, ठीक है, और एक्सेलरेशन पता हो, ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, फोर्स। तो न्यूटन का पहला लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स को मेजर करता है। अब बात करते हैं क्या, न्यूटन के थर्ड लॉ पे। देखिए जो न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, इसमें क्या होता है कि बच्चे इस
इस लॉ को ना बड़े आसानी से रट लेते हैं। क्या करते हैं? रट लेते हैं। ठीक है, रटते हैं। इससे क्या है, उसको समझते नहीं। हम इसको आज समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम क्या करते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ को ना क्या करते हैं, उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या है? बहुत ही आसान स्टेटमेंट है। क्या है? सेकंड की जगह पे क्या कर दे जी, न्यूटन्स क्या कर दे, थर्ड लॉ। कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। एक इसका स्टेटमेंट क्या है, एक बहुत ही आसान, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस इतना लॉ है। क्या है? जितना भी एक्शन होता है, जितना भी एक्शन का फोर्स होता है, उतना ही क्या होता है, उसी के इक्वल और अपोजिट क्या होता है, अपोजिट और इक्वल क्या होता है, रिएक्शन होता है। इसको ना हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस बात को बच्चे समझते नहीं। हम मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं, एक चेयर लेते हैं। एक चेयर लिए, उस चेयर में क्या लगा है जी, उसके पैर में क्या लगा है, पहिया लगा हुआ है, व्हील लगा हुआ है। मान लीजिए चेयर पे बैठकर हम क्या कर रहे हैं, किसी वॉल को धक्का दे रहे हैं। धक्का जब देंगे तो आप सोच कर बताइए कि हम किधर जाएंगे। हम वॉल को किधर धक्का लगा रहे हैं, आगे की तरफ। तो हम किधर जाएंगे, पीछे जाएंगे। अच्छा बताइए, अगर तेज धक्का लगाएंगे तो क्या होगा, तेज पीछे जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जितना तेज हम धक्का लगाएंगे उतना ही तेज क्या हम आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे। अपोजिट का मतलब क्या है, जिधर हम फोर्स लगाएंगे उधर उसके अपोजिट में क्या जाएंगे हम, उसका अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, एक्शन, और जो वॉल हम पे फोर्स लगा रहा है वो क्या है, रिएक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ एक्ट्स ऑन क्या, डिफरेंट बॉडी। कहने का मतलब हम जो फोर्स वॉल पे लगा रहे हैं वो क्या है, एक्शन, और वॉल हम पे जो फोर्स लगा रहा है वो क्या है, रिएक्शन। तो रिएक्शन की वजह से तो हम पीछे जा रहे थे। इसके अलावा गांव देहात में कभी क्या होता है, हम लोग कोई छोटा सा पौधा उखाड़ते हैं या कोई रस्सी बांध पकड़ के खींचते हैं, तो क्या होता है, रस्सी जब तक टूटता नहीं है या प्लांट जब तक टूटता नहीं है तो हम क्या है, गिरते नहीं है। जैसे ही प्लांट टूटता है तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, जब तक प्लांट जुड़ा हुआ था तो हम जो फोर्स खींच कर लगा रहे थे वो क्या था, एक्शन, और प्लांट हम पे क्या लगा रहा था, रिएक्शन। जैसे ही प्लांट उखड़ गया, टूट गया, तो हम क्या होता है, पीछे गिर जाते हैं। पीछे क्यों गिरते हैं, क्योंकि रिएक्शन का फोर्स क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। रस्सी टूट जाए तब भी हम गिर जाते हैं। क्या होता है, टग ऑफ वार में भी क्या होता है, लोग खींचते हैं, रस्सी टूटने पे क्या होता है, लोग जाकर दूसरे साइड गिर जाते हैं। तो ये क्या है, एक्शन और रिएक्शन क्या है, हमेशा इक्वल होता है और अपोजिट होता है। और देखिए एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर क्या लिखे हैं जी, कैंसिल ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोनों देखिए, अगर ये बॉडी ए है ना, इसको मान लेते हैं बॉडी ए, इसको मान लेते हैं बॉडी बी, तो होता क्या है ना, अगर बॉडी ए पे बी ने फोर्स इधर लगाया, बॉडी ए पे बी ने इधर फोर्स लगाया, तो ए किधर लगाएगा, इसके अपोजिट लगाएगा। और दोनों कैसे हैं, अलग अलग बॉडी पे। अगर ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी पे क्या लगते हैं, एक इधर लगता और दूसरा इधर लगता, मान लेते हैं कि 10 न्यूटन इधर लगा, 10 न्यूटन इधर लगा, तब वो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करता। लेकिन यहां क्या है, जो 10 न्यूटन का फोर्स है ना, ए पे लग रहा है, किस पे लग रहा है, मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स इस पे इधर लग रहा है, और बी पे 10 न्यूटन का फोर्स किधर लग रहा है, अपोजिट लग रहा है।
और ये दोनों किस पे लग रहे हैं, दो डिफरेंट बॉडी पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्स क्या है, कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों फोर्स कहां लगते हैं, दो डिफरेंट बॉडी पे लगते हैं। अगर ये दोनों एक ही बॉडी पे लगते हैं ना तब कैंसिल करते हैं। जैसे यहां पे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, कैंसिल ईच अदर, क्यों, इक्वल भी है और अपोजिट भी है और एक बॉडी पे है, कैंसिल ईच अदर क्यों करेंगे, क्योंकि ये किस पे है, एक ही बॉडी पे लग रहा है। लेकिन ये क्या है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किस पे लग रहा है, दो डिफरेंट बॉडी पे। आई होप आप बात समझ गए। और न्यूटन के थर्ड लॉ से एक और बात मिलता है कि कभी भी सिंगल फोर्स नहीं लगता है, फोर्सेस हमेशा किसमें लगते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, फोर्सेस ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर, इसमें पेयर में लगते हैं। कहने का मतलब अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रही है ना, तो ऑब्जेक्ट भी उस अर्थ को क्या हो रहा है, अपने ओर खींच रहा है। समझ में आ गई, कभी भी फोर्स पेयर में लगते हैं। तो हम थोड़ा सा समराइज करते हैं। न्यूटन के पहले लॉ से हमको क्या सीखने को मिला, फोर्स के डेफिनेशन मिला, इनर्शिया का डेफिनेशन मिला। न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या मिला, हमें फोर्स का मेजर मिला, क्या मिला, F इक्वल्स टू क्या मिला जी, ma। F इक्वल्स टू क्या मिला था, ma। और जो थर्ड लॉ है ना, इससे मिला था कि कभी भी फोर्स पेयर में लगते हैं और कभी भी फोर्स एक दूसरे के अपोजिट में लगते हैं और इक्वल लगते हैं। और तीसरी बात, कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।